नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस में। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी कैसे करें, उसका पेपर पैटर्न, उसका सिलेबस, उसका कट ऑफ, कितनी सीट्स हैं, क्या उसकी फीस है और कैसे हम तैयारी करें ताकि हमारा एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएलएलबी कोर्स में हो जाए। तो इस वीडियो में हम सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम कुछ आपके लिए टिप्स भी लेके आए हैं कि आप कैसे तैयारी करें ताकि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ सके। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। उससे पहले हम चलिए अब देख लेते हैं इसके पेपर पैटर्न को, सिलेबस, कट ऑफ और सीट्स। ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी जो कोर्स है हमारा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, क्योंकि ये बीएलएलबी एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है अदर यूजी कोर्सेज के हिसाब से। दूसरी चीज हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस और पेपर पैटर्न। इसका सिलेबस क्या है और इसका पेपर पैटर्न कैसा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तीसरी चीज है यहाँ पे कि कितनी कट ऑफ जाती है और क्या इसका फीस है और कितनी यहाँ पे सीट्स हैं। और चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें कैसे तैयारी करना होगा, हाउ टू प्रिपेयर। तो ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और पहला जो पॉइंट हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको देखते हैं कि क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है कि पहले तो देखिए बीएलएलबी जो है इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स है। इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स का मतलब हुआ कि आपको एक साथ 5 साल मतलब आपको पढ़ाई करना पड़ेगा वहां पे, और साथ में बीए और एलएलबी दोनों की डिग्री आपको एक साथ मिलेगी। पहले क्या होता था कि आफ्टर 12th एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते थे। अब क्या हो रहा है कि बीएलएलबी का प्रोग्राम लाया गया है जिसमें आप इंटीग्रेटेड यानी एक साथ ही बीएलएलबी कर सकते हो। आपको बीए और एलएलबी दोनों का जो सिलेबस है वो आपको एक साथ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जो बीए के सिलेबस है उसको भी इसमें रखा गया है और जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उसको भी इसके अंदर लाया गया है। टोटल ये 5 साल 10 सेमेस्टर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी देखा जाए तो देखिए इंटरमीडिएट जो है आपका 12th जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 45% से पास आउट होना चाहिए, और जो ओबीसी हैं ओबीसी के लिए यहाँ पे दिया गया है 42%, और जो एससी एसटी हैं उनके लिए कितना दिया गया है, तो 40% दिया गया है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी 12th के बच्चे हैं वो या तो 12th पास आउट हो चुके हैं या इस बार 2024 में अपना 12th दे रहे हैं, वो बच्चे एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, एंट्रेंस देने के लिए। तो जो बच्चे इस बार 12th में है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे पहले अगर देखिए फॉर्म की बात किया जाए तो ये फॉर्म भरते टाइम बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि फॉर्म कब तक आता है। तो आप मान के चलो कि मार्च एंड या अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है, और आपके मई और जून के अंदर एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो अभी से मान के चलो आपके पास कि 3 से 4 महीना ही है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए अगर बीएलएलबी की बात किया जाए तो इसमें देखिए सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं कि सिलेबस, तो सिलेबस देखिए क्या दिया गया, जो ऑफिशियल उसका प्रोस्पेक्टस था उसमें दिया गया था लीगल जनरल अवेयरनेस यानी कानून सामान्य जागरूकता। अब लॉ का पेपर है तो जाहिर सी बात है कि आपको लीगल जनरल अवेयरनेस तो होनी चाहिए, यानी कि लॉ की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे दिया गया है जीके जीएस, ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की कुछ चीजें थोड़ी बहुत आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तीसरा जो आपको पॉइंट दिया गया है यहाँ पे बोला गया है लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल एप्टीट्यूड, यानी आपको यहाँ पे आप ये समझिएगा लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है रीजनिंग की ही बात कर रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लॉजिकल एप्टीट्यूड का मतलब होता है रीजनिंग। और लास्ट हमारा जो है मेंटल एबिलिटी, इसका मतलब है मैथ्स, ठीक है। तो आप अगर देखो आपके पास क्या क्या हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पहला आपका क्या हो गया, लीगल जनरल अवेयरनेस, दूसरा जीके जीएस हो जाएगा, तीसरा आपका हो गया रीजनिंग और चौथा आपका हो गया मैथ्स। तो ये ओवरऑल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। अब हम क्या करेंगे, इन डेप्थ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि इसका और एक्सपेंड करके देखते हैं कि हमें क्या क्या इसके अंदर क्या पढ़ना होगा। जैसे पहला पॉइंट लीगल जनरल अवेयरनेस है, तो अब इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें, जीके जीएस है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, लॉजिकल एप्टीट्यूड है यानी रीजनिंग है, इसका सिलेबस क्या है, और मैथ इसका सिलेबस क्या है। उससे पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न अगर हम लोग देखा जाए
तो पेपर पैटर्न की अगर बात किया जाए तो देखिए बीएलएलबी का जो पेपर पैटर्न है इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पे कितने पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। जो नंबर क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप में होते हैं। और जो टाइम मिलता है आपको, यहाँ पे टाइम याद रखेगा, ये 2 घंटा नहीं, आपको 90 मिनट ही मिलता है। कितना मिलता है, आपको 90 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलता है। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप टाइम देखिए 90 मिनट, यानी कि 1 आवर 30 मिनट आपको टाइम मिलता है। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। 1.5 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन करना होता है। जो पेपर का मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है, यानी जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस दिए रहते हैं। इन केस अगर क्वेश्चन में कोई गलती होती है, जैसे हिंदी में कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लिश में कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पे जो क्वेश्चन इंग्लिश में होता है उसी का मान्य होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बाय द वे आ जाए तो आप इंग्लिश वाले जो ऑप्शन होंगे, इंग्लिश में जो सही होगा उसको आप मानिएगा। आगे हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होते हैं वो कितने मार्क्स के होंगे। तो आपको 200 मार्क्स के क्या होते हैं, पेपर होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के ये होते हैं। पेपर का जो मोड होता है वो ऑफलाइन ही होता है, यानी आपको जाके पेन पेपर पे टेस्ट देना होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन आपको सही अगर आपने किया तो वहां पे 2 मार्क्स मिलेंगे। याद रखिएगा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। अब इसके एक एडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज भी है। पहली एडवांटेज क्या है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। दूसरा डिसएडवांटेज थोड़ा सा क्या हो सकता है कि अगर ऐसा ही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब क्या करेंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे, 100 आउट ऑफ 100 करेंगे। तो किसी का अगर तुक्का भी लग गया, तो 2-4 क्वेश्चन अगर तुक्का लग गए तो वहां पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, अगर माइनस मार्किंग होता क्या होता है, तो तुक्का लगाने वाली चीजें कम हो जाती है वहां पे। हालांकि अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा वो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। अब आगे देखिए, हमने जो आपसे बताया था कि 4 जो मेन पॉइंट सिलेबस के थे, उसमें पहला जो हमने आपको बताया था जनरल लीगल अवेयरनेस, उसके बारे में हम सिलेबस जरा देखते हैं। तो लीगल अवेयरनेस की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे लीगल की बात किया है, पर यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है अवेयरनेस, यानी नॉलेज की बात नहीं कर रहा है, अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान की बात नहीं किया है यहाँ पे। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा। सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप देख के देखिए, अवेयरनेस, ठीक है, अगर नॉलेज होता तो आपको इन डेप्थ बहुत अच्छे से पढ़ना होता। ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या किया है, अवेयरनेस की बात किया है। तो अवेयरनेस के लिए हमें देखिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे लॉ में है हमारा लीगल मैक्सिम, कानूनी सिद्धांत, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होता है, हिंदी में शब्दार्थ होते हैं, वैसे लॉ के फील्ड में भी स्पेसिफिक कुछ टर्म्स होते हैं जिसको लॉ में यूज किया जाता है। तो वो बहुत सारे वर्ड नहीं होंगे, आपको मैक्सिमम 30-40 करने होंगे, या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगर आपको करना है तो 50 के अंदर ही ये सारी चीजें सिमट जाएंगी। तो ये लीगल मैगजीन जो है ये आपको करना होगा। दूसरा चीज है इसमें कि लीगल करंट अफेयर्स, ठीक है, जो लीगल करंट अफेयर अभी चल रहे हैं, जैसे अभी 5 जजेस की बेंच बैठी थी, अभी फिर उसके बाद जेएनयू का जो मामला था उसमें 7 जजेस की बेंच बैठी थी, जो नए 3 कानून बने हैं इससे रिलेटेड हो गया, जो रिसेंट अमेंडमेंट अगर हो रहे हैं उससे रिलेटेड हो गया। यानी लॉ में जो भी चीजें हो रही हैं जो एक नेशनल लेवल पे हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क डिसीजंस इस टाइम आ रहे हैं, तो वो चीजें आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे क्वेश्चंस एक तो आपको हर साल देखने को यहां से मिलता है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें जो दिया गया है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट अभी एक्ट्स आए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि नए 3 कानून जो बने हैं इसके बारे में हो गया, अगर कोई अमेंडमेंट होता है हमारे संविधान के अंदर उसके बारे में हो गया, तो वहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। यानी जो करंट टाइम में अगर ऐसी चीजें हैं तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे पूछा जाता है, और हर साल लगभग यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस तो बनते ही है। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल के भी कभी बन जाएंगे कि सीजीआई कौन था, पहला सीजीआई कौन था, तो आपको उस हिसाब से तैयार करना होगा। प्रेजेंट एंड फर्स्ट को। लास्ट है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ, कानून का बुनियादी ज्ञान, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टॉर्ट क्या होता है, सिविल रॉन्ग क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, तो ऐसे जो बेसिक शब्दावली है लॉ के अंदर, उन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए।
बहुत आपको ज्ञाता नहीं बनना है लॉ का, बहुत ही बेसिक जानकारी आपके पास लॉ की तो होनी चाहिए। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर का जो सिलेबस है। करंट अफेयर में भी देखिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, सब कुछ नहीं पढ़ना होगा। आपको क्या पढ़ना होगा, नेशनल न्यूज, जो राष्ट्रीय स्तर की कोई अगर न्यूज चल रही है वो आपको देख लेना होगा, ठीक है। दूसरा आपको है अभी क्या, इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समाचार, ये भी आपको अगर बहुत बदलाव हो रहा है तो वो देखना होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको देख लेनी होगी, जो नए सरकारी योजनाएं अगर आ रही हैं वो क्या है, कैसे, वो सब कुछ हम लोग कराएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी राजनीति और शासन से रिलेटेड भी यहाँ देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि लॉ का पेपर है तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो चेंजेस आ रहे हैं वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, अगर कोई अवार्ड मिला है या फिर किसी स्पोर्ट्स में कोई चीजें इंडिया ने जीता है तो उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक से भी थोड़ी बहुत चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कृषि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र से। तो ये हमारा करंट अफेयर का सिलेबस है। आइए अब हम आगे के सिलेबस को भी डिस्कस करते हैं। अगला है हमारा अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये हमारा लीगल अवेयरनेस का ही पार्ट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत लॉ नहीं पूछता है, पर हाँ जो पॉलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है हमारा, वहां से बहुत सारी चीजें पूछता है। अब बहुत जगह पे मैंने देखा बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा संविधान पढ़ के जाना है, उसमें भी बहुत सारी सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। वो सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सा है, सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला देखिए आपका है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी ऐतिहासिक आधार। हमारा संविधान जो बना वो कैसे बना, उसकी इतिहास क्या थी। भाई कोई गलती रही होगी, उसी को सुधारा गया होगा, कोई कमी थी, उसकी किसी चीज की कमी होगी तभी तो वो बनाया गया। तो संविधान अगर बना है तो उससे पहले क्या ऐसी चीजें थी, क्या परिस्थितियां थी कि क्यों हमें संविधान बनाना पड़ा। तो वो चीजें आप ऐसे समझ पाओगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, उनका क्या रेगुलेशन था, रूल्स थे, लॉ थे, फिर हमें अपने संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, जिससे आप एक कहानी के जैसे संविधान को आप समझने में आपको बहुत आसानी होगी, और वो हम बहुत एकदम कहानी के जैसे आपको बताने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा है उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका क्षेत्र। इंडिया की कितनी टेरिटरी है, कितना उसका क्षेत्र है, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, ठीक है, इसमें क्या संविधान का पार्ट है, नहीं है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हमारा है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता। अगला है उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। यहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, हर साल आपको 2 से 4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहां से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेगा। अगला है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य। उसके बाद है हमारा यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी संघ विधायिका और कार्यपालिका के बारे में। वैसे ही स्टेट में आता है स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य विधायिका और कार्यपालिका के बारे में। नेक्स्ट है हमारा यूनियन एंड स्टेट होगा यहाँ पे, यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, यानी संघ एवं जो स्टेट की जुडिशरी होती है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, यानी आपातकालीन प्रावधान क्या है। और लास्ट है हमारा इलेक्शन, चुनाव के बारे में। तो ये वो सेलेक्टिव पॉइंट्स है, सेलेक्टेड टॉपिक्स है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना है। अगर आप इन्हें इन टॉपिक को कर लिया, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के यहां से बना लोगे। तो आप सबसे ज्यादा फोकस इसी टॉपिक पे करें, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। और इसमें भी आपको तैयार करना है प्रीएम्बल को अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा आपको कर लेना है फंडामेंटल राइट्स को। तीसरा आपको करना है फंडामेंटल डीपीएसपी, और चौथा आपको करना है फंडामेंटल ड्यूटी। ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। यहां से हर हमेशा आपको 2, 4, 5 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलता है, और इसीलिए आपको क्या करना है कि पहले इन टॉपिक को करना है जहां से क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम अगर देखा जाए तो देखिए, अब जो जीके जीएस की बात की गई थी, उसी जीके जीएस में आपका ये पार्ट है। ये किसका पार्ट है, आपका आ गया जीके का पार्ट आ गया, ठीक है, जनरल नॉलेज का ये पार्ट आ गया।
आप इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो ज्योग्राफी भी उसके अंदर आ जाएगा। ज्योग्राफी में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका आएगा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, यानी भारत के बारे में सामान्य जानकारियां, जैसे कहाँ पे है, कितने राज्य हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखनी होंगी। फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, ठीक है, उसके आसपास कौन से देश हैं, कौन सी बाउंड्री है, ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कि उसकी सीमाएं किस देश से टच करती हैं, उस सीमाएं का नाम क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है हमारा सॉयल एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कैसी मिट्टी है, कैसे क्रॉप्स होते हैं, कैसी मिट्टी पे कैसे क्रॉप होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हमारा मिनरल रिसोर्सेज, यानी जो खनिज संसाधन है कहाँ मिलते हैं, कैसे सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, वो आपको देखना होगा थोड़ा सा। अगला है हमारा रिवर, लेक्स एंड वाटरफॉल, जो प्रसिद्ध नदियां, झील या फिर आपको जलप्रपात है उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, जो प्रसिद्ध है, सबके बारे में नहीं, ठीक है, और वो दो चार ही होंगे। इंडियाज इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, भारत के उद्योग एवं परिवहन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ट्राइब्स में भी देखिए जनजातियां जो होंगी वो भारत का हटा के आप यूपी कर लीजिएगा, यूपी की कुछ जनजातियों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगला है हमारा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी बहुउद्योगी नदी घाटी परियोजना क्या थी। आगे है हमारा नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी बायोस्फीयर, अगेन ये भी आपको दो चार ही याद करने हैं जो बहुत फेमस होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है यही आपको देख लेना है। अब ऐसा नहीं कि नेशनल पार्क्स दे दिया तो आप उसका गए विकिपीडिया पे खोला, सब निकाला और सब याद करने लगे, ऐसी गलती नहीं करिएगा। वो बहुत सेलेक्टेड होते हैं जो बहुत फेमस हैं, उनकी लोकेशन ही आपको थोड़े बहुत देख लेने होंगे। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें, ठीक है, विश्व का भूगोल, तो विश्व के भूगोल में आप देखिए यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो आपका सौर्य मंडल है, सोलर सिस्टम है, इसके बारे में भी कितने ग्रह हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी, किसके बाद क्या है, किसको सिस्टर कहते हैं, कौन सबसे सूरज के पास में है, कौन सबसे हॉटेस्ट है, अर्थ की बहन किसको कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे मिलते हैं। साइड बोर्ड हो गया आपका, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप कितने हैं, ठीक है, या फिर ओशियंस के बारे में, जैसे वाटर बॉडी हो गया, ओशियंस के बारे में भी पूछा जा सकता है आपको। एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ओशन रिवर एंड लेक्स, इसमें भी बहुत बेसिक आपको करना होगा, एक दो जो बहुत फेमस है उसी के बारे में आपको देखना होगा। वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत एक दो जो फेमस है उसके बारे में आप लोग को देखना होगा। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री, देखिए अब तो हिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है, तो अब ये आप मत करिएगा कि आप एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के लिए एक एक स्टैंडर्ड बुक लेके पढ़ाई करने लगेगा। आपको अगेन मैं कह रहा हूं बहुत लिमिटेड ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको बहुत लिमिटेड चीजें ही पढ़ना है। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं कि कैसे आप तैयारी करो, क्योंकि देखिए पढ़ना तो है पर क्या पढ़ना है ये सिलेक्टेड आपको करना होगा पहले, कि भाई हमें क्या पहले प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को, जहां से 10 क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रायोरिटी दे, या जहां से 2 क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रायोरिटी दे। तो ये प्रायोरिटी आपको सेट करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हिस्ट्री लेके बैठ गए, आप ऐसा गलती मत करिएगा। हिस्ट्री को आप बाद में देखिएगा, और वो भी बहुत बेसिक सा, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब इसमें भी क्या क्या चीजें थोड़ी बहुत देखनी है, तो आप देखिए क्या देख सकते हैं, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्रोत, जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसकी खोज किसने की, किसने प्रेजेंस में खुदवाई हुई थी, तो ऐसी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, थोड़ी बहुत चीजें, जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत, बुद्ध धर्म के बारे में, कहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया, ऐसे बहुत जानकारी, मतलब थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, ऐसी ही चीजें आपसे पूछेगा। आपको बहुत जैनिज्म या बुद्धिज्म को लेके पूरा बैठना नहीं है, आपको बस उनका नाम, कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, कहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ऐसी चीजें आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे हमारा राइज ऑफ मगध स्टेट, यानी मगध राज्य का उत्कर्षण, ठीक है, मौर्य अंपायर के बारे में और गुप्ता अंपायर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ऐसा ही आपको पता होना चाहिए। आगे हमारा मेडिवल, ठीक है, यानी मध्यकालीन भारत के बारे में, तो अरब अटैक ऑन इंडिया, ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ था, क्या था, कौन जीता, इसके बारे में आपको देखना है। मोहम्मद गजनी के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा।
ठीक है, मोहम्मद गौरी, सुल्तनत पीरियड, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मुगल अंपायर और राइज ऑफ मराठास। आपको मुगल अंपायर के बारे में थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, या अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत टाइम से क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिला है। एक दो क्वेश्चन बाय द वे कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो 100 में से एक दो क्वेश्चन का वेटेज आप समझ ही सकते हो। आपको वही सब्जेक्ट तैयार करना है पहले जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो मॉडर्न में देखिए, आधुनिक भारत में देखिए क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो अराइवल ऑफ यूरोप इन इंडिया, ठीक है, भारत में यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, ब्रिटिश का क्या ऑक्यूपेशन था बंगाल के अंदर या पूरे भारत में। गवर्नर जनरल के बारे में कौन बना था, ठीक है, वाइसरॉय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, पहला कौन था, आखिरी कौन था, ऐसे क्वेश्चन ही। मतलब आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पहला कौन था, आखिरी कौन था, यही चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वैसे टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। टॉपिक लिखने का मतलब यह है कि आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसके जो बहुत बेसिक वर्ड्स होते हैं कि पहला कौन बना गवर्नर जनरल, आखिरी कौन गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय कौन था, ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक टर्म ही आपको पता करना है इसमें, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हो गया आपका। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी शुरू हुए थे उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। उसके बाद है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, किसके बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा जीके के यही पार्ट में आएगा, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अब पूरी 11th-12th की बुक लेके नहीं बैठना है, ना ही कोई बुक लेके आपको बैठना है, सिंपल सा थोड़ी बहुत चीजें देखनी है। इसमें क्या देखना है आपको कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी भारतीय वित्त व्यवस्था क्या है। अगला है हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कृषि विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। नेक्स्ट है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यहां से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, बाकी इन सब टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलता है, तो आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छे से देख लेना और नेशनल इनकम के बारे में भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। आगे हम बात करते हैं, तो अब देखिए हम लॉजिकल एप्टीट्यूड यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग से देखिए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, और रीजनिंग के कौन कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो वो है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन, एनालॉगी टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, वाटर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, डाइस, क्लासिफिकेशन। ये वो मेन टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है इसमें रीजनिंग के अंदर, ठीक है। जो लॉजिकल एप्टीट्यूड है इसमें ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, यहां से सारे क्वेश्चंस लगभग बन जाएंगे आपके अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया तो। मेंटल एबिलिटी की बात करें यानी जो आपके मैथ्स है इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वो टॉपिक है जो आपको मैथ्स के अंदर करने होंगे, ठीक है। यहां से आप अगर ये कुछ टॉपिक कर लिए पहले आप, तो लगभग जितने भी मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चंस आएंगे इसके आसपास ही इससे मिलता जुलता और इसमें से ही आएंगे। तो आपको सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स जो भी मैंने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है, तो अब देखिए जो एलयू की फीस है, उसकी सीट्स है, उसके कट ऑफ के बारे में अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखिए जो सीट है इसकी वो कितनी सीट है, तो जो सीट है आपकी 160 सीट है, ठीक है, ये 160 सीट ही है। अब 160 सीट का मतलब क्या है कि आप समझ सकते हो किसी भी ग्रेजुएशन वाले कोर्स में लगभग 300, 400, 500 सीटें, या फिर यूं कि अगर बीए का देखा जाए तो 1000 से ज्यादा सीट्स होती है। बीएलएलबी में 160 सीट है मेन कैंपस के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि एक प्रोफेशनल कोर्स भी है, सीट भी कम है, तो और नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वो भी ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा है, सीट भी कम है, तो क्या होगा, कंपटीशन भी ज्यादा होगा वहां पे। तो इसीलिए आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे अदर यूजी कोर्सेज के मुकाबले थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा रहता है। अब आगे हम बात करते हैं, अगर फीस की बात किया जाए
तो देखिए ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसकी फीस थोड़ी सी नॉर्मल कोर्स से ज्यादा होती है। इसकी फीस कितनी है? 26,080 रुपए के आपके आसपास, ठीक है। तो ये आपको एडमिशन के टाइम में इतना पैसा 26,080 रुपए आपको पेड करना होगा। आगे हम बात करते हैं, अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो देखिए ये जो कट ऑफ हमने लिखा है ये पहले राउंड का लिखा है, यानी ये वो लिस्ट है कि अगर आपका इतना स्कोर आ गया तो आप अपने आप को एकदम सिक्योर मान सकते हो कि आपका जो नाम है वो पहली मेरिट लिस्ट में आएगा। तो वो क्या है कट ऑफ? तो जनरल की बात करें कि अगर आपका 140 प्लस है तो आप ये मान सकते हो कि आपके पहले मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरिट लिस्ट है ये अगर 3-4 आती है उसमें क्या होता है 2-4-5 नंबर कम होते जाते हैं। तो अगर आपका इसमें जनरल कैटेगरी में 130 प्लस भी है तो आपकी उम्मीद है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका नाम दूसरे तीसरे लिस्ट में आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपका 140 प्लस है तो आप ये मान सकते हो कि आपकी पहले लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। अगला है हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें भी आप देखिए 134 प्लस है, और अगर इसमें आप मिनिमम अगर बात किया जाए तो आपको कम से कम 124 प्लस मार्क्स अगर होंगे तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपके एडमिशन होने के चांसेस वहां पे हैं। आगे हम बात करें ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी में देखिए 134, अगेन इसका भी जाएगा 10 नंबर डाउन हो सकता है, ठीक है। ये जब अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें हर मेरिट लिस्ट में 2-4 नंबर डाउनफॉल में आता है। एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 126 है मिनिमम, अगर इसमें डाउनफॉल आएगा तो इसमें लगभग आपको 112 तक चला जाएगा, ठीक है। 112 से 116 तक के आसपास जाएगा, मतलब 8-10 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा, इससे नीचे जाएगा। इससे बहुत ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं रहती है क्योंकि सीट जो है लिमिटेड है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा कट ऑफ इसका ज्यादा रहता है ये अदर कोर्सेज के मुकाबले। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कैसे हम तैयारी करें। हमने आपको ये बताया कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है और हमें क्या चीजें अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो लास्ट जो हमारा सबसे चौथा वाला पॉइंट था कि हाउ टू प्रिपेयर, तो हाउ टू प्रिपेयर के लिए हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आए। वो सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि घर बैठे लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब इस जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं इसके अंदर हम क्या क्या आपको देने वाले हैं, चलिए अब हम उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देते हैं, यानी जो भी सिलेबस हमने आपको डिस्कस किया वो पूरा सिलेबस आपको क्या होगा वहां पे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में वो सारे आपको कराए जाएंगे। वहां पे सभी क्लासेस कराई जाएंगी जो भी हमने आपको सिलेबस बताया। साथ ही साथ उसका जो क्लास नोट्स होगा और जो उसके शॉर्ट नोट्स होंगे जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सको वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात करते हैं तो जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आपको क्या होगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जिससे आप ये देख सकते हो कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो आपसे कितने क्वेश्चंस वहां पे बन जा रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देंगे ये पीवाईक्यू के बेस पे ही देंगे, यानी जैसा पीवाईक्यू का पैटर्न है उसी पैटर्न पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी देने वाले हैं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिया जाएगा जिससे आप ये लगा सकते हो कि आपकी स्पीड कैसी है। जो हमने कट ऑफ बताया क्या उसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो चैप्टर वाइज में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा जिसके अंदर हम आपको जो भी जितने भी कॉलेज है सबके पीवाईक्यू को मर्ज करके, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में जो होता है टॉपिक सेम होते हैं, तो सबके पीवाईक्यू को हम लोग मर्ज करके एक बहुत ही अच्छा सा आपके लिए पीवाईक्यू लाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं और क्या आप कट ऑफ क्लास पार कर पा रहे हो या नहीं। और साथ ही साथ जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो आपके लिए वो पेपर नया नहीं होगा अगर आपने अच्छे से जो टेस्ट सीरीज है इसको अच्छे से सॉल्व किया तो। अगला है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपको मिलेगा, जो भी पेपर पैटर्न है उसका उसी पे मॉडल पेपर भी आपको वहां पे दिया जाएगा कि कैसे आपको वहां पे पेपर पूछा जा सकता है, वो मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा। और याद रखिएगा जो फुल लेंथ टेस्ट होगा ये जैसे यहाँ पे क्या है 90 मिनट का टाइम मिला है तो आपको वो पेपर 90 मिनट ही टाइम हम लोग देंगे और उतने मिनट में ही आपको सॉल्व करना होगा। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, इसलिए हम लोग वहां पे सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशल गाइडेंस आपको मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी। यहाँ पे जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे उनका पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा, आपको डाउट क्लासेस दी जाएंगे वहां पे,
वहां पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर प्रिपरेशन में दिक्कत है तो आप उस फैकल्टी की मेंटोर से बात कर सकते हो, आपके पास उनका नंबर रहेगा, आप उनसे डाउट क्लियर कर सकते हो, और जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे वहां पे, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स का फीस है वो बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, एट जस्ट 50% ऑफ है, और अभी 50% ऑफ पे चल रहा है, तो आप इसमें कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हो और अपनी तैयारी पूरी अच्छे से कर सकते हो। जो भी हमने सिलेबस बताया वो सब कुछ यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि लॉ के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे कराई जाएगी। और एक चीज जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स की बात करी थी उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। उससे पहले जरा देखिए, हमारे कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं डिफरेंट कोर्सेज में जो अभी वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये वो सभी बच्चे हैं जो वहां पे अभी ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं जो हमने आपको बोली थी टिप्स एंड क्रैक फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए क्या करना है। सपोज करिए, अब आप एक एग्जांपल आपको हम देते हैं। सपोज करिए एक पॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, 2 पॉन्ड है। आपको फिशिंग के लिए बोला जाए, यहाँ पे क्या है, इस पॉन्ड में 50 फिशेस हैं और यहाँ पे क्या है 80 फिशेस हैं, ठीक है। अगर आपको मैं मछली पकड़ने को बोलूं और आप वो यहाँ पे, ठीक है, आप वो कहां पे, यहाँ पे, ठीक है, तो आप कहां जाना प्रेफर करोगे? क्या आपको प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां आप जाओगे या यहां जाओगे? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ मछलियां जो है, अगर यूं कहा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर्स ज्यादा है। नंबर ज्यादा यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप कोशिश करोगे तो मछलियां पकड़ पाओगे। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए 20 ही मछलियां और इतने बड़े पॉन्ड में, तो आपके चांसेस क्या है कि आप वहां पे कम मछलियां पकड़ पाओगे। इसका क्वेश्चन मतलब इसका तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिए, मछलियां की जगह क्वेश्चन कर लीजिए, मैं देखिए मछलियों की जगह पे क्वेश्चन कर लीजिए, अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें 80 क्वेश्चन को अच्छे से टारगेट कर लेना है। 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे आपके हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, ठीक है, दूसरा आपका हो गया लीगल करंट अफेयर हो गया, लीगल करंट अफेयर हो गया, उसके बाद आपका हो गया मैथ्स हो गया, उसके बाद हो गया रीजनिंग हो गया। अगर आपने ये चारों चीजें अच्छे से करी तो आप मान के चलो यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन तो आप यहाँ से इजिली बना लोगे। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, लीगल की थोड़ी बहुत चीजें कर ली और मैथ और रीजनिंग कर लिया, आप यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चंस बना लोगे। और इसमें अगर 2 4 5 क्वेश्चन भी बना लिया आपने, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है, जहां पे क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो आपको इस पे ज्यादा अपना समय देना और इस पे कम समय देना है। ज्यादा क्वेश्चंस ज्यादा समय दीजिए, कम क्वेश्चंस कम समय दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।